टेक्सटाइल इंडिया 2017 आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं एग्जीबिशन का उद्घाटन करके आ रहा हूं। मैं लंबे अरसे तक यहां मुख्यमंत्री रहा हूं। यहां बहुत सारे एग्जीबिशन का उद्घाटन का भी मौका मिला है, देखने का भी मौका मिला है, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि अब तक जितने ही एग्जीबिशन यहाँ गांधीनगर में हुए हैं, शायद ये उससे कई गुना उत्तम ये एग्जीबिशन है। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दुनिया के देश भी और भारत के राज्य भी, शायद 2 दिन तक अंदर हम घूमते फिरें तो भी शायद समय कम पड़ जाए, और अगर कुछ खरीदने के लिए जाने का इरादा लेकर के जाएं, डेबिट कार्ड होगा तो ठीक है, वरना फिर जेब तो खाली हो ही जाएगा। एक से बढ़कर एक भारत के हर कोने की विशेषता एक साथ देखने का अवसर है। और देखने के बाद मैंने हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति जी से और विजय जी से आग्रह किया कि इसको जरा ज़्यादा दिनों तक अगर खुला रख सकते हैं तो कोशिश कीजिए। गुजरात और गुजरात बाहर से लोग अगर इसको देखने के लिए आ सके तो प्रयास कीजिए, और खास करके महिलाओं को जरूर ले आइए। टेक्सटाइल सेक्टर में ये अब तक का देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें से दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इस कार्यक्रम के आयोजकों, इसमें हिस्सा लेने आए उद्यमियों, कारीगरों, इन सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि पहली बार केंद्र और देश की अलग अलग राज्य सरकारें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग, ये तीनों ने एकजुट होकर के और इस मेगा इंटरनेशनल इवेंट के जरिए पूरी दुनिया को भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावनाएं, उसकी क्षमताएं, उसका एक परिचय कम समय में एक ही स्थान पर करवा दिया है। टेक्सटाइल एक ऐसा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच एक अद्भुत ब्रिज की तरह काम करता है। कपास की खेती हो, सिल्क का उत्पादन हो, इनका एंड प्रोडक्ट बहुत कुछ टेक्सटाइल सेक्टर पर निर्भर करता है। किसानों की मेहनत से उपजे रॉ मटेरियल को बाजार मुहैया कराने का काम टेक्सटाइल सेक्टर करता है। यानी एक तरह से टेक्सटाइल, एग्रो और इंडस्ट्री दोनों का ही पार्ट है। टेक्सटाइल की गाड़ी उन 2 पटरी पर चलती है, जिसमें एक पटरी किसानी है, किसान है, और दूसरी पटरी उद्योग है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। भारत के इतिहास में अगर किसी एक इंडस्ट्री का महत्व सदियों से रहा है तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हजारों वर्ष पूर्व अगर हम हमारे पुराने शास्त्रों को देखें तो भारत के शास्त्रों में वस्त्रों की महिमा का जिक्र होता रहा है।
सैकड़ों वर्ष और उससे पहले से ये इंडस्ट्री दूसरे देशों के साथ व्यापार का मुख्य आधार रही है। जिन रास्तों से कपड़ों और धागों को दूसरे देश ले जाया जाता था, उन रास्तों के नाम भी किसी न किसी धागे के नाम पर प्रचलित हो गए थे। सिल्क रूट, आपने शब्द सुना होगा, सिल्क रूट। इन रास्तों से कितने ही विदेशी दार्शनिक भारत को समझने के लिए यहां आए और भारतीय संस्कृति की महानता का दर्शन करके वो अपने देश लौट गए। अपने साहित्य में भी उन्होंने भारतीय वस्त्रों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ताकत को प्रमुखता से जगह दी है। अलग अलग टाइम पीरियड में हमारे देश के साहित्य में भी इसकी छाप नजर आती रही है। करीब 1.5 साल पहले चेन्नई में जब पहली बार नेशनल हैंडलूम डे का समारोह था, उस समय मुझे बनारस के एक बुनकर भाई ने एक स्टॉल दिया था। शायद वो आज यहां बैठे होंगे। हाँ, ये हाथ ऊपर किया इस तरह। और उसमें कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध दोहा हाथ से काढ़ा हुआ उसके अंदर लिखा हुआ था। उस दोहे की कुछ पंक्तियां हैं। जीनी जीनी बीनी चदरिया, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। कबीर जो खुद सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, कपड़ा रंगते भी थे, और उन्होंने अपने न केवल काम में जीवन की सच्चाई को तलाशा और उसी से शब्द दे करके अपने दोहों में जीवन के उस शास्त्र को अभिव्यक्त किया। साथियों, वस्त्र हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता से भी जुड़े रहे हैं, या कह सकते हैं कि वस्त्र हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक रहे हैं। कितने ही शहरों और क्षेत्रों की पहचान वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण बनी है। कांचीपुरम, बनारस या असम का सिल्क जग मशहूर है। कश्मीर का पश्मीना और जामावर का काम हो, बंगाल की मुस्लिन हो, लखनऊ में चिकन का काम हो, ओडिशा और तेलंगाना में हाथ से बिना हुआ इक्कट हो, गुजरात में पाटन का पटोला हो या कच्छ की शाल हो, ये सैकड़ों वर्षों से अपने अपने इलाके को पहचान देते रहे हैं। ऐसी विविधता आपको दुनिया में किसी और देश में कभी भी नहीं मिल सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया is today described as the bright spot in the global economy. It has emerged as one of the most attractive global investment destinations. This has been made possible by a series of sustained policy initiatives. More than 7,000, you'll be surprised, more than 7,000 reforms have been implemented to improve the ease of doing business. Processes have been simplified and made transparent. Government has repealed over 1,200 outdated laws. एक दिन में 1 से ज्यादा कानून मैंने खत्म किए हैं. These are just a few examples
Consequently, India has moved up by 32 places in the last 2 years in the Global Competitiveness Index of the World Economic Forum. This is the highest for any country. India moved up 19 places on the World Bank Logistic Performance Index of 2016. We have also moved up 16 places on the Global Innovation Index of the World Intellectual Property Organization in 2016. We are third among the top 10 FDI destinations listed by the United Nations Conference of Trade and Development. Based on the Make in India initiative, the organized textile industry is being infused with the mantras of skill, scale, speed, and zero defect, zero effect for scaling up employment, production, and exports. We have one of the most liberal investment policies for foreign investment in the textile and apparel sector. We allow 100% FDI automatic route in textile and apparel sector. Ladies and gentlemen, the textiles industry has a pivotal position in the Indian economy. It is strong and competitive across the value chain. India has an abundant supply of raw material like cotton, wool, silk, jute, and man-made fiber. In fact, it is the world's largest producer of cotton and jute and second largest producer of man-made fiber. This provides us the distinct advantage of backward integration which many other countries may not have. In addition, India has strong spinning, weaving, knitting, and apparel manufacturing capacities. Young skilled labor is available at a reasonable cost. Our high economic growth has resulted in higher disposable income. The resulting higher demand for products offers a huge domestic market. Ours is a nation of aspirational youth who wish to spend on textiles, apparel, and handcrafted lifestyle products. The domestic market for apparel and lifestyle products, currently estimated at $85 billion, is expected to reach $160 billion by 2025. This growth will be driven by the rising middle class. There is also a high global demand for textile and apparel manufactured in our country. India is the world's second largest exporter of textiles. Indian textiles, including traditional handloom and handicraft products, are exported to more than 100 countries. Sometimes, Indian tourists buy garments abroad, only to realize later that they have been made in India. दुनिया के किसी देश में खरीदते हैं और घर आकर के बारीकी से देखते हैं तो पता चलता है ये तो मेड इन इंडिया था और मैं लेकर के वहां से आया, रुपये का माल डॉलर में खरीद के आया. The textile sector offers significant employment opportunities. It is today our second largest employer
after agriculture. Over 45 million people are employed directly in the sector, and over 60 million people are employed in allied activities. और इसी को ध्यान में रखते हुए इस सरकार में टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पिछले वर्ष एक टेक्सटाइल पैकेज दिया गया है, जिसके तहत अपैरल और मेडअप सेक्टर को मजबूती दी जा रही है। सरकार ने तय किया है कि अपैरल और मेडअप सेक्टर में जो भी कंपनी या कारोबारी नए लेबरर्स को, नए श्रमिकों को रोजगार देते हैं, उन्हें आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन आर्थिक मदद का तरीका यह होगा कि वो जिस भी कर्मचारी को रखेंगे, उनके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कंपनी की तरफ से जो 12% राशि दी जाती है, उसे सरकार खुद वहन करेगी। इसका फायदा ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक फॉर्मल सेक्टर में शामिल होंगे। इसके अलावा सरकार ने अपैरल सेक्टर में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का भी रास्ता खोला है, यानी ये श्रमिक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नियुक्त होंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें वही सुविधा मिलेगी तो किसी परमानेंट कर्मचारी को मिलती है। क्योंकि टेक्सटाइल में एक स्थिति ऐसी होती है, बड़ा ऑर्डर आते समय बहुत लोगों को रखना पड़ता है। ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद लोगों को छुट्टी देनी पड़ती है। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि उसको परमानेंट जो बेनिफिट मिलते हैं वो भी इसके साथ मिलेंगे। इससे भी श्रमिकों की स्थिति में काफी सुधार आएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत इस सेक्टर की कंपनियों को छूट दी गई है। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहां कम से कम 100 श्रमिक है, वो किसी नए श्रमिक को 150 दिन तक रोजगार देती हैं, तो भी उन्हें टैक्स में राहत दी जा रही है। Ladies and gentlemen, an integrated skill development scheme is also being implemented to address the critical gap of skilled manpower through industry-oriented training programs. Our strengths in manufacturing and export are backed up by our ability to develop world-class training and research institutes. The National Institute of Fashion Technology has a network of 16 professionally managed campuses. It has been playing a crucial role in benchmarking performance and processes in the areas of fashion, education, research, and training and consultancy. In the last few years, we have witnessed a very healthy competition among states to attract investment and industries in their respective states. As a result, there have been some major reforms that have taken place even in the states. Each state, in its own way, has tried to facilitate the establishment of new industries, including textiles. I think the time has now come for us to concentrate on textile exports in a big way. India is a country with diverse culture, fashion, and traditions. This diversity is clearly reflected in the clothing present in different regions. We should catalog and map our clothing diversity and clearly
earmarked strengths and specialities of each state or a region. Each state should appoint nodal officers dedicated to a few well-known products who would facilitate producers and traders across the value chain. The intervention should start from production to exports of garments. It should meet the specific requirements of domestic as well as export markets. We should also formulate an action plan to study and map the requirements of people in large global markets and monitor new trends in fashion and textile in these areas on a real-time basis. Government councils and industry bodies should rise to the occasion in a spirit of cooperation. This would enable us to channelize our energies in meeting those requirements and give a boost to our exports. Friends, innovation and research are new mantras for growth and wealth generation. The textile industry will have to constantly innovate and research for growth and to tap new markets. For example, physics may be larger in some parts of the world. This may require clothing of a greater width than the normal size used in our country. For this, you may need to increase the width of the loom. Elsewhere, requirements may be different. Such attention to detail is necessary to attain leadership in export markets. Today, there is a demand for products with zero carbon footprint. Holistic lifestyle has become a buzzword. The market for organic dyes, clothes, and fabrics made of organic products is growing day by day. Our efforts should be to innovate in organic products. Apart from cotton and jute, we already have fabrics made of banana and bamboo fibers. There is a niche market for such products. Thus, there is a need for further research by our institutions like National Institutes of Fashion Technology and Scientific Industrial Research Institute to develop fabric from other sources. Ladies and gentlemen, our integrated textile clusters are compliant to global standards of environmental health safety. Textile producing states also have pro-industry policies in place to facilitate the required infrastructure for investments in textiles. I understand that over the next 2 days, you would have an opportunity to interact with a few state governments. Some of my cabinet colleagues will also interact with you. I'm sure you will find these sessions interesting and informative. I hope this event will help familiarize global and Indian leaders with India's enabling policy environment, strengths, and vast opportunities associated with the sector. This will help establish India as a valued partner for countries seeking sourcing and investment opportunities in India. I hope it will go a long way in realizing India's inherent potential to become
one of the most significant textile and apparel sourcing and investment destinations. Ladies and gentlemen, let me conclude by wishing you a very successful and productive 3 days in Gandhinagar. I call upon you to come invest and make textile in India.